हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग क्लास 11th और 12th दोनों को मर्ज करके पढ़ने वाले हैं। पूरे आपको उसमें 6 ग्रुप मिलेगा, ठीक ना। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं। ये हम लोग का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले इसी का डेफिनेशन जान लीजिए। वैसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला करता है ना। ये स्टार्ट होगा आपको ग्रुप 13 से। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है ना। पूरे 6 ग्रुप आपको इसमें स्टडी करना है। तो हम लोग सारे ग्रुप्स को बारी बारी से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला ही स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं इसको जान लीजिए। देखिए ग्रुप 13 में ये बोरन फैमिली होता है। बोरन फैमिली का मतलब ये, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? बोरन होगा, है ना। ऐसा इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बोरन, फिर एल्यूमिनियम, ये लिख देते हैं। ये ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है। तो ऐसा हम लोग बना लेते हैं। ये बोरन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है और ये फिर थैलियम है ना। इसको देखिए आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का हमने ट्रिक बता रखा है आप लोग को। इनसे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। या बाल, इसे बाल दोनों को मिला के बोलेंगे। फिर गंगाधर, इन तिलक, ऐसे भी याद किए थे ना। तो जिस ट्रिक से आपको याद हो जाए और सारे एलिमेंट्स को ना आप याद रखिए ट्रिक से। क्योंकि जो भी हम लोग रेडियस का बात करेंगे, डेंसिटी का बात करेंगे, रिएक्टिविटी का बात करेंगे, तो उसमें आपको एलिमेंट्स को याद रखना जरूरी है। अगर आप एलिमेंट्स को याद करके रखे हैं ना तो काफी इजीली आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। रेडियस में किस तरह की चेंजिंग होगी, आईपी में किस तरह की चेंजिंग होगी, आप उसको इजीली आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बोरन है ना, बेसिकली देखिए ये तो है तो मेटल वाइड, लेकिन इसको हम लोग नॉन मेटल्स के अंदर में रखते हैं। नॉन मेटल बोलने का मतलब, मेटल वाइड्स बोलने का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट ना जिसका कैरेक्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में वेरी करेगा ना, उसको मेटल वाइड्स बोलते हैं। तो बोरन जो है मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पे होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नॉन मेटल्स के अंदर में रख लेते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी आपको मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है, ये सारे के सारे बाबू मेटल्स है। ये मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो एबंडेंस देखें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो ये एक नॉन मेटल है तो इसका रेयर एबंडेंस है। ये आपको नेचर में बहुत ही कम मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि रेयर एबंडेंस, इसका एबंडेंस बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इसमें एबंडेंस होता है, ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो एल्यूमिनियम है ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है ना। ये तीसरा आपको सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक ना। बाकी के जो है गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एवरेज एबंडेंस है इनका, ठीक ना। इनको हम लोग लिख सकते हैं ये एवरेज एबंडेंस होता है। जैसे आप खुद सोचिए ना, ऐसे एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता भी है और उसका सबसे ज्यादा यूज भी हम लोग के डेली लाइफ में, ठीक है। ऐसे बोरन का भी यूज है सर्जरी में। हम लोग बोरन वगैरह का, बोरन का जो कंपाउंड है ना, उसका हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन एल्यूमिनियम हम लोग के डेली लाइफ में ना सबसे ज्यादा आता है। जैसे हम लोग खाना वगैरह पैक करते हैं ना, देखिए तो खाना वगैरह जिस फॉइल्स में पैक करते हैं, जिस पतला सा सीट में पैक करते हो, क्या होता है? एल्यूमिनियम का ही बना होता है। या सस्ता क्वालिटी का जो मिठाई वगैरह होता है ना, उसमें भी एल्यूमिनियम डाला जाता है। एल्यूमिनियम का जो छोटा छोटा उसका पाउडर है ना, उसको डाल दिया जाता है। लेकिन जो महंगा मिठाई होता है ना, उसमें गोल्ड्स का या सिल्वर का हम लोग क्या करते हैं, वो पाउडर्ड फॉर्म में उसको डालते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस तरह से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा राज इसका छिपा हुआ है। बहुत सारे कैरेक्टर्स को ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डील कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा से देखिए, सबसे पहला मेंबर है ये बोरन, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है और फिर ये थैलियम है, ठीक है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5। याद करिए मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर से पहला को याद कर लीजिए, फिर इसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा।
फिर इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये आपको 31 मिलने वाला है, फिर इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये 49 मिलने वाला है, और फिर इसके अंदर में 32 ऐड कर दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। तो ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखने वाले हैं ना बाबू, ये नोबल गैस के बेस पे लिखने वाले हैं। तो नोबल गैस कौन कौन थे याद करिए, ये था हीलियम, फिर नियोन था, फिर आर्गन था, फिर क्रिप्टन था, फिर ज़ेनॉन था, फिर रेडॉन था। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 36, इसका 54 और इसका एटॉमिक नंबर 86 है ना। इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बोरन का कैसे आप लिखेंगे। तो बोरन का एटॉमिक नंबर देख लीजिए, ये 5 है, तो ऐसा होना चाहिए 1s2 2s2 और 2p1 होना चाहिए। ये इसका आउटर सेल बनेगा, ठीक है। देखिए ये इसका आउटर सेल बनेगा, और हम लोग इसमें ऐसा भी हम लोग दिमाग में रखते हैं ना कि इसका एक डेफिनेशन भी होता है कि वैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 होता है उसको हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोलते हैं। ये ग्रुप 13 एलिमेंट का डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए अब इसमें जो ये 2 आगे नंबर्स दिखाई दे रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, हीलियम को। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा करने के लिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में किसको रख दीजिए बताइए, हीलियम को, और इसके बाद से 2s2 2p1 ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p1, ये सबको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने ना। आप वाउज लॉ से तो लिख एकदम नीचे चलो है। इसमें देखिए आप जो 10 के नंबर्स है ना उसको ले लीजिए। 10 किसको इंडिकेट करेगा, नियॉन को। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे बना सकते हैं, ये नियॉन हो जाएगा, फिर 3s2 और फिर आपको 3p1 मिलने वाला है। ऐसे ही अब मैं केवल आउटर सेल का बना रहा हूं, तो नियॉन के बाद जस्ट कौन आएगा, आर्गन ही आएगा, क्योंकि 31 तक जाना है तो आर्गन को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आर्गन 18 को मैनेज करेगा, फिर इसके बाद से देखिए 4s2 और 4p क्या हो जाएगा, 1 बन जाने वाला है, ठीक है। अगर आप इंडियम का लिखेंगे तो आर्गन के बाद कौन आ रहा है बताइए, क्रिप्टन आ जा रहा है, तो क्रिप्टन, और फिर इसके बाद से, और इसमें देखिए हम लोग जा रहे थे 31 तक ना, तो एक चीज और रखेंगे, इसमें D भी रखेंगे, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन और फिर 4s2 और फिर आपका 4p1, तभी तो 31 होगा ना। क्योंकि आपको देखिए आर्गन 18 हो गया और ये 28 और 2 30 और 1 लेके 31 तक पहुंच गया। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए, 36 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, 36 रख लेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ 4f का हेल्प भी लेना पड़ेगा, तो 4f कितना हो जाएगा बताइए, 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग 4d को भी लेंगे, या इसमें 4f लेने से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4f नहीं लेंगे हम लोग, इसमें 4d ले लेंगे। देखिए आउटर सेल के लिए तो इसमें 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स को रख लेंगे, और फिर आपको 4s के बदले में यहाँ 5s2 हो जाएगा और 5p1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझिए क्रिप्टन हम लोग को इंडिकेट कर दिया 36 को, और इसमें 10 हम लोग ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया बताइए, 40, आपको 46 हो जाएगा, और फिर 2 48 हो गया, और 1 लेके 49, ये नंबर आपको अचीव हो गया। अब इसमें आपको F भी लेना पड़ेगा। देखिए आप जिनॉन को ले लीजिए, जिनॉन 54 है, लेकिन इसमें आपको 4f14 फिर 5d10 और फिर आपको 6s2 और 6p1 ये तो लेना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, है ना। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जो देखिए जनरली जो D आ रहा है ना वो 3 के अंदर में ही आ रहा है, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। और एल्यूमिनियम में नहीं है, बोरन में भी नहीं है, तो इनके बीच में कुछ एक्सेप्शंस मिलने के चांसेस होंगे जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर में, अब हम लोग इसका जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इसका जनरल कैरेक्टर हो सकता है। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला ही पॉइंट हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, देखिए मान लीजिए एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है सबको पता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है ना। और इसमें एक जनरल ट्रेंड होता है कि अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप आने से जो रेडियस होता है ना, ये क्या करेगा बताइए, डाउन द ग्रुप रेडियस आपका इंक्रीज होता है। रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ता है, जिससे एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ना ही, एकदम जनरल सी बात होती है इसमें, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है, बढ़ता है,
लेकिन ये बोरन फैमिली के अंदर में आपको एक्सेप्शन मिलने वाला है, ठीक है। वो देखिए एक्सेप्शन क्या है इसको समझिए। जैसे रूल्स तो इसका ये बताता है कि सबसे जो छोटा रेडियस बोरन का होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए बताइए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, फिर गैलियम का होना चाहिए, फिर इंडियम का होना चाहिए, और सबसे बड़ा किसका होना चाहिए बताइए, थैलियम का। लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है ना। आपको यहाँ एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा किसके किसके बीच में, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, और इंडियम और थैलियम के बीच में मिल जाएगा। और क्यों मिलेगा उसको भी समझ लेंगे हम लोग। तो मैं ऐसा एक्सेप्शन करके बता देता हूं। देखिए सबसे छोटा साइज तो फिक्स है, सबसे छोटा साइज इसका होगा, बोरन का होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप गैलियम क्या है, नीचे है, तो इसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, इसका रेडियस छोटा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम का जो रेडियस है ना, ये आपको बड़ा होगा किसके रेडियस से बताइए, गैलियम के रेडियस से। और फिर दूसरा जो एक्सेप्शन बनता है कि जो इंडियम का रेडियस होगा अप्रॉक्स इक्वल होगा किसके रेडियस का बताइए, थैलियम का रेडियस का, है ना। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखिए, ठीक है। तो रीजन के लिए आपको थोड़ा सा इसमें सिल्डिंग इफेक्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक होता है सिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। और फिर उसके बाद से हम लोग एक और क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। तो देख लीजिए बहुत आसान सा इफेक्ट है, ज्यादा टफ भी नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं, ना। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किसको रखा था, नियोन को रखा था। और नियोन के बाद देख लीजिए यही एल्यूमिनियम होगा। ये आपको 3s2 और 3p1, ये इसके आउटर सेल के कॉन्फ़िगरेशन बने थे, ठीक है। लेकिन गैलियम के केस में देखिए, गैलियम का नॉर्मल नहीं है, देखो बाबू, गैलियम में 31 एटॉमिक नंबर है, और इसमें हमने रखा हुआ देखिए आर्गन को रख लिया है, और इसके अंदर में आया हुआ है देखिए 3d10, फिर आपको 4s2 और 4p1 आया हुआ है ना। इसमें आप समझिए, आप दिमाग लगाइए, मैंने पहले भी बताया होगा आप लोग को कि न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोजर होता है वो s ऑर्बिटल होता है। इससे थोड़ा सा दूर जो होगा वो p होगा। p के बाद कौन होगा बताइए, d होगा। d के बाद कौन होता है बताइए, f होता है। अब है क्या इसमें, देखिए सबसे ज्यादा तो शिल्डिंग है, अट्रैक्शन है या पेनिट्रेशन है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस किस पे अप्लाई करेगा, s पे करेगा। फिर ये p के ऊपर करेगा, फिर d के ऊपर करेगा, और सबसे कम किसके ऊपर करेगा, f के ऊपर करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए d तो आते हैं बेचारे, लेकिन ये d काफी दूर होते हैं, है ना। ऐसा कंसेप्ट से सोच सकते हैं कि d अगर काफी दूर है तो न्यूक्लियस तो उस पे ज्यादा फोर्स तो लगाएगा नहीं, लेकिन इस पे जब ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा तो इन दोनों पे ज्यादा फोर्स लगा सकता है, और इसको अपने और क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। देखिए इसमें गैलियम के केस में क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और d का जो शिल्डिंग है न्यूक्लियस द्वारा जो उस पे अट्रैक्शन लगाया जाएगा वो सबसे कम है। तो d के इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो सबसे लार्जर अट्रैक्शन होता है वो किस पे लग जाता है, s और p के ऊपर। क्योंकि गैलियम में न्यूक्लियस पावरफुल है, d का शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग का मतलब क्या, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, शिल्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। तो d का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, मतलब न्यूक्लियस d के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ नहीं कर पाएगा, नहीं खींच पाएगा दूर होने की वजह से। तो s और p पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और s और p के इलेक्ट्रॉन एकदम खींच के एकदम क्या होंगे बताइए, न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाएंगे, और गैलियम का रेडियस छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का रेडियस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगला देखिए, फिर यहाँ पे देखो इंडियम और थैलियम, इनका एटॉमिक नंबर भी देख लीजिए। इनके अंदर में देखो ये 4d आ रहा है, 4f आ रहा है, 5d आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ये अप्रोक्स में इक्वल है ना, क्योंकि इसके अंदर में f आ रहा है और इसके अंदर में d आ रहा है। f और d दोनों का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, पुअर शिल्ड होने वाले एलिमेंट है, तो इसलिए इनका जो रेडियस है ना अप्रोक्स में क्या कर सकते हैं, सेम मान सकते हैं विथ इसी कंसेप्ट के हेल्प से, ठीक ना। क्योंकि f भी न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, और d ऑर्बिटल्स भी न्यूक्लियस से क्या होता है बताइए, काफी दूर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टॉपिक नंबर 2। अगर आपने रेडियस को समझ गया तो इसमें और जो एक्सेप्शंस है उसको भी आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगला बात करते हैं, देखो अब इसमें डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए डेंसिटी क्या हो सकता है,
तो डेंसिटी आप लोग सिंपल समझिए, एक जनरल ट्रेंड होता है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हम लोग के पास डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है मास डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है। मास को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें, इसको फिक्स कर दें, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाने वाली है, वॉल्यूम का, है ना। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी बताइए, कम होगी। इनवर्सली का मतलब यही, अगर मास को आपने कांस्टेंट रख के चला हुआ है तो। देखिए जनरल जो ट्रेड हम लोग इसमें यूज करेंगे कि डेंसिटी क्या है बताइए, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, कब इंक्रीज करेगी बताइए, डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो डेंसिटी एलिमेंट्स का बढ़ने वाला है, ठीक है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है ना, ग्रुप आपको 13 में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो इसमें क्या एक्सेप्शन है आप लोग सोच सकते हैं, बता भी सकते हैं हमको क्या एक्सेप्शन हो सकता है। देखिए अब देखिए इसमें बाकी तो सारा रूल वही चलेगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मेनली एल्यूमिनियम और गैलियम पे देखना है। एल्यूमिनियम का रेडियस क्या है बताइए, बड़ा है। गैलियम का रेडियस क्या है, छोटा है। जिसका रेडियस छोटा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका रेडियस बड़ा उसकी डेंसिटी कम। मतलब ये काफी क्लोजर में देखेंगे, है ना। ये क्लोजर एटॉमिक नंबर है तो इसमें चेक कर रहे हैं। अगर देखो इसमें क्या है, अगर मास वेरी कर रहा है ना, अगर मास भी बढ़ जाए डेंसिटी भी बढ़ जाए, तो वैसे केस में अगर दोनों इक्वल बढ़ेगा, आपको मास भी बढ़ जाए वॉल्यूम भी बढ़ जाए इक्वल, अगर तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये यहां पर देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एक्सेप्शन क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है बताइए, डी तो काफी दूर हो जाता है, जिससे इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, और मास तो लगभग में हम लोग अप्रोक्सीमेशंस में अगर देखें तो मास लगभग में सेम ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गैलियम का डेंसिटी ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर हम लोग बना सकते हैं कि बीपी एंड एमपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। देखिए बीपी में तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डाउन द ग्रुप क्या होता है बताइए, एलिमेंट का साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्सेस लगते हैं ना वो कम होते जाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स कम होगा, इस वजह से बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बीपी का तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें सिंपल है कि बोरन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम का हो जाएगा, फिर गैलियम का हो जाएगा, फिर इंडियम का हो जाएगा, फिर थैलियम का। लेकिन जो एक्सेप्शन बनेगा ना वो मेल्टिंग पॉइंट में बनेगा, इसको दिमाग में रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या एक्सेप्शन है मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पे बोरन है ना, समझिए बोरन तो एक बेसिकली नॉन मेटल है। अब उसका एक्सेस हाई मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बोरन आपको 2 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक है एमोर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं, और आइकोसाहेड्रल होने की वजह से ना इसका जो एमपी है बहुत ही ज्यादा होता है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं इसमें सबसे पहला पॉइंट बना लूंगा कि बोरन हैज द हाईएस्ट एमपी ड्यू टू इट्स आइकोसा। देखिए नाम को ध्यान में रखेंगे, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी एमपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और गैलियम जो है ना काफी सख्त होता है जी, ठीक है। सोडियम की लाइक ही है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ना वो जल्दी से वो मेल्ट, थोड़ा देर आप अपने हाथ पे रखेंगे वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो गैलियम की है, और सबसे जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसकी है बताइए, बोरन की है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कॉपी कर लें, कोई भी डाउट होने से आराम से पूछना है। अगला पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने दिमाग में रखा है तो सारे के सारे टर्म एकदम आसान तरीका से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स को देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स में, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो होंगे ना वो बेसिकली किस पे होंगे बताइए, बेसिकली इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को भी देख लेते हैं।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3 नंबर टर्म है। आप सीधे मैं 4 पे बात करता हूं, ऐसा लिख लेता हूं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काउंट कर सकते हैं, जनरल कैरेक्टर्स के अंदर में मैं सबको मैं डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, जैसे ये आपके पास है बोरन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट लिखे हुए थे, यहाँ पे क्या था बताइए, हीलियम था और ये 2s2 2p1 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए थे तो यहाँ पे नियोन था और इसमें 3s2 3p1 था। इसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या था बताइए, आर्गन था और इसमें 4s2 और 4p1 यूज हुआ था। इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्रिप्टन था और इसमें 5s2 5p1 था। इसके कॉन्फ़िगरेशन में ज़ेनॉन हो जाता है 6s2 6p1। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या कि कोई भी एलिमेंट जो बॉन्डिंग करता है ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, उसी से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताई जाती है, ठीक है। मतलब समझिए जो बोरन है ना बाबू, ये क्या कर सकता है, या तो ये केवल p का इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना। तो जब p का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है, और जब s और p दोनों का कर देगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट से आप सबका बता सकते हैं। देखिए जितने भी हैं इसमें सब +1 और +3 दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं बताइए, शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको रीजन आने वाला है, अब एक्सेप्शंस आने वाले हैं, है ना, उसका रीजनिंग भी हम लोग सीखेंगे। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रुप 13 के मेंबर है 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं करता है। अब इसमें मैंने एक जनरल सा ट्रेड लिख दिया हुआ है, अब उसको देखेंगे कि इसमें किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेबल है और किसका +1 स्टेबल है। तो इसके लिए मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, क्लियर हो जाएगा एकदम आसान तरीका से, आप लोग इसको समझ जाएंगे। मैं ऐसा लिख देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the groove due to inert pair effect। आप देखिए यहां से एक नई कहानी शुरू हो गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बताइए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहां पे इसको डिस्कस भी करा देता हूं कि डाउन द ग्रुप आएंगे ना, देखिए इसका मतलब ये डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे, ठीक है। ऐसे केस में जो स्टेबिलिटी ऑफ जो +1 ऑक्सीडेशन OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कहानी क्यों हो रही है बताइए, ड्यू टू कौन सा पेयर इफेक्ट बताइए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए अब समझिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जैसे जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस बढ़ता है और आपको इसके s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो यहां पे समझिए मैंने अभी जस्ट आपको इसके पहले रेडियस वाले कंसेप्ट में समझाया था कि मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट है तो ये इसका सेंटर, इसका न्यूक्लियस, इसके सबसे करीब क्या होगा, s होगा, s के बाद p होगा, p के बाद क्या होगा, d होगा, d के बाद क्या होगा बताइए, f होगा। जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन अप्लाई करता है वो s पे करता है, s के बाद p पे करेगा, p के बाद d पे करेगा, d के बाद कहां पे करता है, f पे करता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डाउन द ग्रुप देखिए, डाउन द ग्रुप आने से एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस बढ़ता है। एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस जब बढ़ेगा ना तो ऐसे केस में बाबू देखो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कंटिन्यूअसली इंक्रीजमेंट होने से इनका सेंटर बहुत पावरफुल होगा। अब सेंटर पावरफुल होगा तो ये एस को इतना हाईली फोर्स से खींचेंगे ना, बिल्कुल उसको अट्रैक्ट करके इतना हाईली फोर्स अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे कि ये इनर्ट हो जाएगा। इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा ही नहीं। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप समझिए
मैं इंडियम को लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि इंडियम का ही न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इंडियम के न्यूक्लियस में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो समझ लीजिए कि इसमें मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे बना दिया और p के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये न्यूक्लियस काफी पावरफुल है। जब न्यूक्लियस काफी पावरफुल है देखिए, तो ये s वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा? काफी हाईली फोर्स से विड्रॉ करेगा। इस वजह से s वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताइए? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं होंगे। ओनली पार्टिसिपेट कौन होगा? p वाला। तो जब p वाला पार्टिसिपेट होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है ना, तो इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सबसे ज्यादा स्टेबल वो कौन वाला होगा बताइए? +1 वाला। तो इसको दिमाग में रखेंगे। इंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और थैलियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे बताइए? +1 लेके चलेंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू कौन सा इफेक्ट बताइए? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला टर्म देखिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए, तो यहां से अब हम लोग इसका डिफरेंट रिएक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में जनरल में हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स को भी देख सकते थे। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे ना एस ब्लॉक में, एप्रोक्स उसी के कंसेप्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल के अंदर में ही देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे टर्म बना देता हूं, रिएक्शन विथ यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में ये कैसे रिएक्शन करने वाले हैं इसको देख लीजिए, ठीक है। जनरली जो हम लोग के पास ये बोरन है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्शन देने वाला नहीं है। इसका रीजन क्या है देखिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था देखिए, आइकोसाहेड्रल है ना, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और इसी वजह से जो बोरन है ना वो हाईली स्टेबल होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो जनरल रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एमोर्फस फेज में वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए भी टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, काफी हाई टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये बोरन है और इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे ना, देखो बाबू, और काफी एक्सेस टेम्परेचर रखना होता है, अप्रॉक्स 700 डिग्री सेल्सियस से आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये सीधा बनाएगा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा? +3, क्योंकि डाउन द ग्रुप +1 वाला स्टेबल हो रहा है, तो अप द ग्रुप मतलब जब ग्रुप में ऊपर जाएंगे तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहां से ये कंसेप्ट देखिए, बोरन का हाईली जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा +3, एल्यूमिनियम का भी +3, इसका भी +3 और इनका क्या हो जाएगा? 1 वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करिए, अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्या करिए, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, इसको हीट करिए। तो इसको हीट करने से बनने वाला है आपको Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से देखिए ये पार्शियली तो +3 तो होते ही है, लेकिन स्टेबल नहीं होता है। तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन ज्यादा स्टेबल आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप क्या करेंगे, गैलियम को किससे रिएक्शन करा दीजिए बताइए? O2 से। तो ये भी Ga2O3 बनाने का चांसेस रखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखो अब इंडियम और जो थैलियम है ना, ये बेसिकली अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेंगे, माने +1 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये +3 शो नहीं करेगा, +3 भी शो करेगा, लेकिन बहुत कम। +3 जो शो करेगा ना, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए? सबसे कम होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे जान लीजिए, ये इंडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऐसा बना सकते हैं In2O3, और ये जब रिएक्शन करेगा तो Tl2O3 बना सकते हैं, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है देखिए, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक क्या है बताइए? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये B2O3 होने वाला है एसिडिक, इसको दिमाग में रखिए। अब ये बाकी के जो दो है ना, देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम, ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक इसको बोलते थे बताइए? एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिडिक और बेसिक बोथ कैरेक्टर्स में आने वाले हैं। नीचे मेटालिक कैरेक्टर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये कंप्लीटली कौन से कैरेक्टर के हो जाएंगे बताइए? बेसिक नेचर वाले बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन की कहानी है, इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। एकदम आसान है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, देखो अब अगर हाइड्रो ऑक्साइड से भी रिएक्शन करा देना, तो हाइड्रो ऑक्साइड्स के केस में भी ऐसे ही होने वाला। देखिए उसमें भी ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
जैसे मान लीजिए कि अगर हमने OH ही रखा होता, मैं यहीं पे बता देता हूं एक लाइन में, अगर सपोज करिए कि ये आता तो BOH का होल थ्राइस आता, ठीक है। उसके बाद से अगर एल्यूमिनियम का हमने रखा होता तो AlOH का होल थ्राइस मिलता। गैलियम को अगर OH से रिएक्शन कराया जाए तो ये आपको थ्राइस बनाता। इंडियम भी कुछ वैसे ही थ्राइस बनाता थ्राइस, और फिर थैलियम भी हाइड्रोक्साइड में ऐसा थ्राइस ये बनाता, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही केस है कि ये आपको जो सबसे पहले BOH का होल थ्राइस है ये एसिडिक नेचर का होगा, और बाकी दोनों पड़ोसी क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक नेचर, और लास्ट वाले जो दोनों पड़ोसी हैं ये कौन से नेचर के हो जाएंगे, बेसिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, कोई भी डाउट होने से आप पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं वाटर के साथ में। देखो अब रिएक्शन करा देते हैं पानी के साथ में। कैसा रिएक्शन होने वाला है वाटर के साथ में, इसमें देखिए तो 6 नंबर जो रिएक्शन है इसमें लिख देते हैं रिएक्शन विथ वाटर। देखिए वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन इनकी बनेगी, ठीक है। वाटर बोलने का मतलब कोई भी ठंडा पानी नहीं होगा, आपको बहुत ही हॉट वाटर लेके चलना होता है, और हॉट वाटर से हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बाबू बोरन को लेके चलते हैं और इसको पानी से रिएक्शन कराते हैं वाटर से, और इसको कम से कम टेम्परेचर देंगे 773 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे, उससे बड़ा टेम्परेचर रखेंगे तभी जाके ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो देखिए इसमें एकदम आसान होने वाला है रिएक्शन, सिंपल है। वाटर कैसे होता है बताइए, H+ और OH-, ठीक है। देखिए जनरली इसमें क्या होगा, जो इसका OH- होगा ना ये B से रिएक्शन करेगा, और B से रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं बताइए, BOH3, और बाकी जो आपको हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलने वाला है जो H प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको और अच्छा से जब अरेंज करेंगे तो इसको ऐसा अरेंज करिए। अब ऐसा क्यों हुआ, OH की बैलेंसी 1 और B की बैलेंसी 3, तो B की बैलेंसी इधर शिफ्ट हो गया, OH का बैलेंस यहाँ आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो B होगा, फिर O3 होगा, फिर H3 होगा। इसको और अच्छा से अरेंज कर लीजिए तो ये H3BO3 मिला। इसका नाम देते हैं हम लोग कौन सा एसिड बताइए, इसी को तो बोरिक एसिड बोला करते हैं ना। देखिए यही कौन सा एसिड है बताइए, बोरिक एसिड। बाकी अगर आपको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है, 3, 3, 2, 5 हो जा रहा है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ये वाला टर्म को हमने 2 अगर हमको रख देना हो तो देखिए इसको इजिली बैलेंस किया जा सकता है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इसमें बैलेंसिंग बन जाने वाली है। ऐसा करते हैं, देखिए इसके अंदर में 2 लगा देते हैं, तो 2 लगाने से हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताइए, ऑक्सीजन 6 हो जाने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब 6 हो जाएगा तो इसके अंदर में यहाँ पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, बोरन को 2 करना पड़ेगा, और ये आपको यहाँ पर क्या करिए बताइए। अब ये हमको 6 रखना है तो इसके आगे क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन फिर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसके आगे भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग अपने से सोच के हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। बाकी इसमें देखिए एकदम कोई टफ नहीं है। अब इसमें आप क्या करिए, इजिली आप देखिए 3 2 कितना हो गया 6, और ये भी 3 2 कितना हो गया 6 6 6 12 6 6 12, सारा कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। तो इक्वेशंस को अपने से आपको बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सेम उसी तरह से अगर आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन किससे करा दिया, H2O से रिएक्शन करा दिया, तो देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसमें देखिए इसको भी अप्रॉक्स में आपको इतना केल्विन पे रिएक्शन करानी है, और यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराएंगे ना तो देखो बाबू ये एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी बना सकता है, और ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, दोनों बना सकता है। तो अगर इसको एस्टीम के साथ में अगर आपने हीट किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनने के चांसेस भी हैं, और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के चांसेस भी हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का फॉर्मूला Al2O3, दोनों बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी भी जो रिमेनिंग पड़ोसी हैं नीचे के जो एलिमेंट है उसी तरह से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट समझ में आया होगा ना। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए अब इसके बाद से इसको आप लोग अच्छे से कॉपी करेंगे। अब हम लोग का 7 नंबर जो रिएक्शन है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। देखिए कि आखिर ये जो बोरन फैमिली है ना, एसिड के साथ में कैसा अपना रिएक्शन शो करेगा, इसको सीखते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग के पास बेसिकली दो टाइप के एसिड है, एक ऑक्सो एसिड्स होता है और एक कौन सा एसिड होगा बताइए, हाइड्रो एसिड होगा। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड और हाइड्रो एसिड दोनों का रिएक्शन सेम नहीं होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत भी है ये, कई बार यहाँ पे एंट्रेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं ऐसा इसमें लिख देता हूं, रिएक्शन विथ ऑक्सो एसिड्स, रिएक्शन विथ ऑक्सो एसिड्स, या रिएक्शन विथ ऑक्सो नहीं लिखते हैं, नॉर्मल दोनों ही एसिड से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड्स, तब तो डिफरेंस समझ में आएगा क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है ना, और किससे किससे रिएक्शन कर रहा है वो हम लोग को आइडिया यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए इसको देखो, अब इसको ध्यान से देखो, हमारे पास जो एसिड होते हैं ना, देखिए मैं ऐसे बना देता हूं साइड हेडिंग, एक हमारे पास होता है ऑक्सो एसिड्स, है ना, या इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स भी बोल सकते हैं, जिनमें ऑक्सीजन होता है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को ऑक्सो एसिड्स में बोलते हैं, जिनके अंदर में जनरली ऑक्सीजन होने वाला है। एग्जांपल जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद से हम रख सकते हैं HClO4 क्लोरिक एसिड, है ना, फिर यहां पे लिख सकते हैं H2CrO4 क्रोमिक एसिड एक्सेट्रा। ये ना हाईली रिएक्टिव एसिड्स के अंदर में आते हैं, और ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड्स है। अब एक होता है नॉन ऑक्सो एसिड्स, देखिए नॉन ऑक्सो एसिड्स, या इसको आप हाइड्रो एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो इसकी क्या कहानी है, देखिए इसमें वो हाइड्रोजन आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे हमने HF लिख दिया है ना, HBr लिख दिया, HI लिख दिया, ठीक है, HCl लिख दिया, ये सब इसके अंदर में आने वाला है। जैसे H3PO3, अब इसमें ऑक्सीजन होते हुए ये बहुत ही वीक होता है, जैसे डाइल्यूटेड, जितना भी वीक एसिड्स हो गया ना, अब ऑक्सीजन रहते हुए भी इसके अंदर में आने वाला है। ठीक है, H2CO3, ये सारे जो है बाबू देखो इसके अंदर में आ जाने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि जो बोरन है ना, देखो अब इसमें बोरन की क्या कहानी है। बोरन एक्चुअल में क्या है बताओ तो, इट इज ए नॉन मेटल, बोरन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ना एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तभी वो ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। तो यहां से सीधा सीधा एकदम आसान सा कंसेप्ट निकलता है कि जो बोरन है वो क्या करेगा बताइए, ओनली रिएक्शन करेगा किससे बताइए, ऑक्सो एसिड से, है ना। इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे। बोरन एक नॉन मेटल है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलीन फॉर्म में आइकोसा ऑक्टाहेड्रल होता है। इस वजह से इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जबकि ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रो एसिड से ये ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एसिड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे बनाते हैं रिएक्शंस को, समझिए। अगर बोरन्स को क्या करेंगे, देखो बाबू, बी को रिएक्शन करा दें किससे बताइए, बी प्लस HCl, नो केमिकल रिएक्शन। रीजन पता है ना, बताइए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हाइड्रो एसिड है, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नॉट पावरफुल एसिड, है ना। लेकिन अगर इसी केस में बोरन को रिएक्शन किससे करा दे बताइए, HNO3 से, तो याद करिए आप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हम लोग इसको, और टेम्परेचर भी देना पड़ेगा यहाँ पे तभी रिएक्शन होगा। HNO3 का स्टेबल फॉर्म ये है, ये हमारे पास HNO3 कौन सा रिएक्शन शो करता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग OH पे चार्ज माइनस होगा, है ना, और इसके ऊपर चार्ज प्लस होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स के काम करते थे। तो B घुस जाएगा किसमें बताइए, ये आपको OH के साथ। तो B और OH जब एक साथ जुड़ेंगे ना, तो ये बनाएगा BOH3। अभी इसको हमने सिखाया था वो साइड में ना, ये मॉलिक्यूल क्या है बताइए, H3BO3, और इसका नेम होता है क्या, इसका नेम बता देंगे, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड बनाएगा, और क्या क्या बना सकता है बताइए, बोरिक एसिड बनाने के बाद NO2 बनाएगा, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बचेंगे ये पानी बनाएंगे, वाटर बनाने वाले, ठीक है।
तो इसको देखिए बैलेंस कर लीजिए अपने से ना, कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है देख के आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेम देखो अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ना, अब एल्यूमिनियम में क्या खासियत है, एल्यूमिनियम H हाइड्रो के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और आपको नॉन हाइड्रो मतलब ऑक्सीडाइजिंग वाला के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देख लेते हैं क्या क्या इसके रिएक्शन है। देखिए अगर एल्यूमिनियम को HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम के चार्ज +3 होता है, ये प्लस ये माइनस, तो Al जुड़ जाएगा Cl से, एकदम कॉमन रिएक्शन है, ये बनाएगा AlCl3 और बाहर इसमें से क्या निकलेगा बताइए, हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। लेकिन अगर इसी में हम क्या करें, देखो अगर एल्यूमिनियम को रिएक्शन करा दे किससे बताइए, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करा दे तो सेम कंसेप्ट आप इसको ऐसे लिखेंगे आप OH और NO2, है ना। तो एल्यूमिनियम अब OH से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या निकलेगा बताइए, NO2 निकलेगा और आपको वाटर इसमें से बाहर एग्जिट निकलने वाले, रिमूव होने वाले, ठीक है। इसको दिमाग में रखिए। बाकी के जो रिमेनिंग मेंबर्स है वैसे ही रिएक्शन करेंगे जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम लोग क्या करें इसमें इंडियम को लेके चले आयन और इसका रिएक्शन अगर HCl से रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनाएगा, देखो बाबू ये बनाने वाला है आयन Cl, अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 है ना, तो यही तो स्टेबल बनाएगा, ठीक है। ऐसा बना सकते हैं एकदम, तो बिल्कुल इजी सी बात है ना, तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ में रिएक्शंस हो गया, देखिए एसिड्स के साथ में भी हमने रिएक्शन करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू सीधा अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर 7 है इसको देखते हैं। देखिए अल्कलीस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं। देखिए ऐसा मैं साइड हेडिंग बना लेता हूं, रिएक्शन विथ अल्कलीस। अब देखिए रिएक्शन विथ जो अल्कलीस है ये कॉमन टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं होने वाला है जी, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा और इसमें भी 2 एलिमेंट लास्ट वाले अल्कली से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आप इसमें याद रखेंगे। जैसे आपके पास बोरन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये दोनों किसी भी कंडीशन में नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे विथ क्या बताइए, अल्कली या बेस के साथ में ये कोई भी रिएक्शन देने वाला नहीं है, ठीक है। इसको दिमाग में रखिए। तो रिएक्शन कौन कौन देगा, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, ये 3 केमिकल रिएक्शंस को शो करने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो बाबू सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, बोरन को रिएक्शन कराते हैं KOH, 6 KOH को रखना पड़ता है। ये आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कली और बेस में डिफरेंस तो आप लोग जानते ही हैं, वैसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो गया वो सारे क्या कहलाएंगे, अल्कली कहलाएंगे। तो KOH, NOH ये सारा अल्कली होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये इसके साथ में रिएक्शन करता है और आपको बनाता है इसमें पोटेशियम बोरेट K3BO3, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम बोरेट। मैं K बोरेट लिख देता हूं, आप इसका मतलब समझ जाएंगे। K मींस पोटेशियम, पोटेशियम बोरेट आपको बनने वाला है। और उसके बाद से देखिए अब ये सबसे पहले K और B और OH के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बना लिए, पोटेशियम बोरेट बना लिए। बाकी इस प्रोसेस में अब ये मेटल है तो इसलिए गैस कौन सी रिलीज होती है बताइए, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होने वाली है, ठीक है। देखिए बैलेंस करना होगा तो एकदम इजी तरीका से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये 6 पार्ट इसका लिखा हुआ है और इसको हम लोग को हीट भी करना होता है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या लगाइए, 2 लगाइए। तो ये आपके पास 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन बन गया और B2 है तो इसके आगे भी 2 यूज कर दीजिए और हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 कर देने से कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अगला देखिए अगर हम लोग देखो बाबू एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराए बेस से, तो आप देखिए ये थोड़ा सा अलग केमिकल रिएक्शन करता है, इसको आप थोड़ा याद रखिए। ये ऐसे केमिकल रिएक्शन करने वाला है। यहाँ पे अभी इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 2Na और फिर Na और OH का यहाँ पे होल 4 और इसके ऊपर में माइनस चार्ज आता है, एक माइनस चार्ज आपको प्रेजेंट रहेगा, इस टाइप से बनाएगा और बाकी सारे कुछ OH के मॉलिक्यूल और आपको बाहर भी निकलेंगे, ठीक है। इसका नेम क्या लिखते हैं, देखिए इसका नेम हम लोग सिंपल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम आता है, Al प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसको देखो बाबू और ऐसा हम लोग इसका जब नेम लिखेंगे तो Na से क्या लिख सकते बताइए, सोडियम, और ये हमारे पास कितने लिगेंड से बताइए, 4 लिगेंड्स है तो लिखना पड़ेगा टेट्रा, और OH को लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्सो, है ना, हाइड्रोक्सो।
और नेगेटिव है तो एल्यूमिनियम अब नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या बनाना पड़ेगा बताइए, एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो कितना आएगा बताइए 3। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा हम लोग नेम लिखते हैं, एंट्रेंस वाले को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा अलग से ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है ना, देखिए एकदम आसान तरीका से इसको हीट कर दीजिए तो ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, तो इसको दिमाग में रखिए, कभी कभी इसी कॉम्प्लेक्स को बोल दिया जाता है। सेम इसी तरह से कौन रिएक्शन करेगा बताइए, गैलियम रिएक्शन करने वाले हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं इंडियम और थैलियम वो अल्कलीज के साथ में और बेस के साथ में किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अल्कली के साथ में हो गया। अगला देख लीजिए 8 नंबर रिएक्शंस को, ये 7 था तो ये हम लोग का 8 हो जाता है ना, तो अब रिएक्शन नंबर हम लोग देखेंगे 9 देखते, देखिए हैलोजेंस के साथ करा लेते हैं और ये लास्ट रिएक्शन होगा। इसके बाद से सीधा हम लोग इसके जो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स हैं उस पे आ जाएंगे, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 में लिख लेते हैं रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, ये हैलोजन के साथ में कैसा एक्शन दिखाने वाला है इसको देखिए, ठीक है। तो जनरली देखिए जो हमारे पास मेंबर है ये बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी पढ़े थे कि जो बोरन होगा ये सबसे स्टेबल +3 शो करेगा, ये भी +3, ये भी +3, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखिए यहां से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सबसे जो ज्यादा यहाँ पे चार्ज हो सकता है बोरन पे +3 हो सकता है, एल्युमिनियम पे भी +3, गैलियम पे भी +3, और इंडियम पे अगर मैं जबरदस्ती +3 और थैलियम पे भी +3 रख दें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या मिलेगा, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट ये कभी ऐसा शो ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है बोरन का है, एल्युमिनियम का है, गैलियम का है, और सबसे लास्ट में किसका बनाएंगे बताइए, थैलियम का। लेकिन +1 वाला के अकॉर्डिंग है ना, अगर मैं क्या करूं B+1 कर दें, Al+1 कर दें, गैलियम +1 कर दें, इंडियम +1 कर दें और थैलियम +1 करें तो ये हमारे पास मिलने वाला है, जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर में आपको सिखा भी चुका हूं। ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और बोरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होने वाला बताइए, सबसे कम होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, सिंपल है, एक तो EX3 बना सकता है और दूसरा EX1। E किसको इंडिकेट करेगा, ये ग्रुप 13 के मेंबर्स को, और X किसको इंडिकेट करेगा बताइए, हैलोजेंस को इंडिकेट करने वाला, ठीक है। अब उन सारे कंपाउंड्स को देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी कर लेंगे, है ना। अब ये कौन कौन से उसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है इसको जान लीजिए, ठीक है। देखिए देखो अगर हम लोग क्या करें, अगर B के प्लेस पे अगर फ्लोरीन रख दें तो BF3 है ना, और दूसरा अगर रख ले तो AlF3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर गैलियम के साथ रख ले तो GF3 हो जाएगा, फिर इंडियम के साथ रख ले तो IF3 हो जाए, INF3 हो जाएगा, और थैलियम के साथ में रखें तो TLF3 बनने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो किसकी है, तो देखिए स्टेबिलिटी ना अकॉर्डिंग टू डाइमर्स देखते हैं, जो डाइमर बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। इसमें एक चीज आप समझ लेंगे, अब इसके जगह पे और भी आप डिफरेंट ग्रुप्स को बना सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है फ्लोरीन ले, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा को आप लोग रख सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये बोरन जो है ना इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फ्लोरीन के साथ में 3 ही बॉन्ड बनाएगा। देखिए जब ये फ्लोरीन के साथ में 3 बॉन्ड्स कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या हुआ बताइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस वजह से अगर कोई एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो तो अकॉर्डिंग टू लुईस ये कहलाता है कौन सा एसिड बताइए, लुईस एसिड। इसलिए ये सारे के सारे कौन से एसिड्स हैं बताइए, लुईस एसिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं ना।
देखिए अगर जो BF3 अगर ये देखो बाबू लुईस एसिड है तो इसका अगर आप NH3 के साथ में रिएक्शन करा देना तो NH3 लुईस बेस होता है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बेचारा है लुईस एसिड और एक क्या है बताइए बेस, एकदम शानदार कॉम्बिनेशन। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए BF3 अपना लोन पेयर दे करके NH3 को ऐड कर सकता है और ये एक कॉम्प्लेक्स एडक्ट हो सकते हैं, है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन ये BF3 सिंगल मतलब BF3 में ही स्टेबल है ना, मतलब BF3 मेरा बोलने का मतलब ये था कि BF3 दो एक साथ नहीं जुड़ सकता, डाइमर नहीं बना सकता है। कैसे देखिए यहां पे समझिए, अगर मैं क्या करूं जैसे एल्यूमिनियम को लेके चलूं, जैसे एक ले लेते हैं BCl3 और वर्सेस कंपेयर कर रहे हैं मान लीजिए AlCl3, है ना। इसको देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपको बोरन क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये अपना ना देखो बाबू, ये अपना क्या करेगा, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने जैसे ना दो मॉलिक्यूल को एक साथ अटैच्ड कर सकता है। देखिए मतलब दो AlCl3 एक साथ जुड़ सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताइए, डाइमर। अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, क्योंकि देखिए आपको एल्यूमिनियम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन तो है, इस क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे भी 2 ले लिया, तो यहां पे ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना के अपना स्टेबिलिटी पूरा करता है। सेम यहां पर भी इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इससे ले लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए आपको केवल BF3 को छोड़ के सारे डाइमर्स बना लेंगे, ठीक है। ओनली कौन डाइमर नहीं बनाएगा, BCl3 या BF3 ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरन। बोरन का साइज स्मॉल है, इसलिए ये कभी भी डाइमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करें ना, तो देखिए इन सब की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ये तो सबसे कम होने वाली है, तो इनको हटा देंगे। इन तीनों में कंपेयर करें तो इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर इसकी स्टेबिलिटी हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान सी बात है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए, देखते हैं इसके बाद से ये हमारे पास कितना नंबर हो गया था, 9 नंबर में, तो लगभग ये 9 ही है। लेकिन एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके कंपाउंड्स पे बात करते हैं, ये कौन कौन सा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें अब लास्ट हमारे पास जो 10 होगा, 10 को बाबू मैं ऐसा कर लेता हूं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, इसका बोलने का मतलब है जो कंपाउंड्स बनाएंगे ना उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। मेनली हमको उसी को स्टडी करने वाले हैं, किस टाइप के कंपाउंड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये एलिमेंट है, बोरन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। आपको पता है ये कौन से हैं बताइए, ये बेचारे हैं नॉन मेटल, है ना, बहुत बड़े कंजूस, इलेक्ट्रॉन्स को तो देंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब ये देगा नहीं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में टेंडेंसी होती है हमेशा क्या बनाने के लिए बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो जो कंपाउंड्स होंगे उनका नेम हम कर सकते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। जबकि इसके नीचे इसके पड़ोसी सारे क्या है, मेटल है। लेकिन एल्यूमिनियम में डुअल नेचर है। डुअल नेचर कैसे है कि ये देखिए ये कोवेलेंट भी बना सकता है, आयोनिक भी बना सकता है, दोनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। कौन बताइए, एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन बाकी जो उसके नीचे आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे के सारे ना परफेक्ट कौन से बॉन्डिंग करेंगे बताइए, ओनली आयोनिक बॉन्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से याद रखिए। तो ये जो जनरल कैरेक्टर था ना, जिसमें हमने आपको ये जनरल कैरेक्टर्स को, एटॉमिक कैरेक्टर को भी समझा दिया, फिजिकल कैरेक्टर, उसका जो एबंडेंस है उसको भी हमने समझा दिया, और फिर साथ ही साथ इनके जो कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं उसको भी स्टडी करा दिया। अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। क्या क्या कंपाउंड है, और इसको पढ़ने के बाद ना वो सारा ये हम लोग का ग्रुप 1 खत्म।
ये अगर पूरा स्टडी कर लिए तो कंप्लीट हो गया हम लोग का ग्रुप 13। फिर डिस्कस करेंगे 14 एकदम छोटा है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो कंपाउंड इसमें स्टडी करना है, ये हम लोग को जानना है बोरेक्स के बारे में। बी नंबर लिख देते हैं, सबको साइड हेडिंग बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बोरिक एसिड। और सी नंबर में डाई बोरेन। देखिए बोरेक्स सीखते हैं क्या है ये। बोरेक्स का देखो वो इसमें बना लेते हैं बोरेक्स। देखिए इसका जो फॉर्मूला है क्रिस्टलीन फॉर्म में Na2B4O7 into 10H2, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो बेसिकली रिएक्शंस जो होते हैं ना बाबू, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और एक बोरेक्स बिट टेस्ट होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर में रिएक्शंस हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसको जान लीजिए। ज्यादा रिएक्शन भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम लोग क्या करें, Na2 यहां पे ऐसे लिख देते हैं Na2B4O7 वाट, इसको अगर वाटर के अंदर में डाल देना, पानी के अंदर में, तो पानी के अंदर में क्या बनाएगा बताइए। एक तो सिंपल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है, और एक आपको H3BO3 बोरिक एसिड 2 बना सकता है। और बोरिक एसिड का आप लोग को यूजेस भी पता होगा, फिर आप इसको बैलेंस करें, कहां पे कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं। बोरिक एसिड का यूज हम लोग जनरली रेडिएशन को कंट्रोल करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एटम बम अगर किसी एरिया में ब्लास्ट हो गया ना, तो वहां के रेडिएशंस को अगर एब्जॉर्ब करना है, या किसी टाइप का हार्मफुल रेडिएशन है अगर उसको एब्जॉर्ब करना है,